अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो है मार्क्सिज्म के बारे में और इसमें हम कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, उनकी थ्योरी जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर और इनको नॉर्मली एसोसिएट किया जाता है कम्युनिज्म के साथ, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ। इन्होंने मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का आइडिया दिया था, यानी कि इन्होंने हिस्ट्री को देखा थ्रू द लेंस ऑफ मटीरियलिज्म, थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमी। एक टर्म यूज़ होती है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। एक डायलेक्टिकल मेथड है जो कि हम हेगल के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस इंक्लूडेड होता है। थीसिस मीन्स कोई आइडिया, कोई बिलीफ, कोई ट्रूथ, कोई फैक्ट, और एंटीथीसिस यानी कि उसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू हेगल, थीसिस और एंटीथीसिस आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और इस कॉन्ट्रडिक्शन के रिजल्ट में एक सिंथेसिस होता है। मीन्स के कोई ना कोई आप नया आइडिया जनरेट करते होंगे उन दो आइडियाज़ के कॉन्ट्रडिक्शन से। मार्क्स ने इसी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई किया इकोनॉमी पे। हेगल का मानना था कि ये जो थीसिस और एंटीथीसिस का कॉन्ट्रडिक्शन होती है, ये आइडियोलॉजिकल होती है, यानी कि आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आइडियाज़ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मगर मार्क्स का ये मानना था कि आपकी जो मटेरियल कंडीशंस हैं उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आती है। जब आपकी मटेरियल कंडीशंस चेंज होती हैं तो उससे आपका जो सोशियो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें भी चेंज आता है। मींस कि आपकी जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं दे लीड टू योर सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, और इसको मटीरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का नाम दिया गया। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री तब स्टार्ट हुई जब आपने कोई इकोनॉमिक जो मैकेनिज़्म है उसको स्टार्ट किया, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ। जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की, जब आपने कोई मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जनरेट किए, तब मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है वो वहाँ से शुरू होती है। which leads us to another concept of Marx, which is economic base and social superstructure। क्या कहते हैं मार्क्स इस कॉन्सेप्ट में? उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक बेस यानी कि जो फाउंडेशंस हैं किसी भी सोसाइटी के, वो उसकी इकोनॉमी होती है। देयर इज़ एन इकोनॉमिक बेस जिसके ऊपर आपका सारा का सारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर लाई करता है। जैसी आपकी इकोनॉमी होगी वैसी ही आपकी सोसाइटी होगी, वैसी ही आपकी सोशल सेक्टर होंगे, वैसे ही आपकी पॉलिटिकल सेक्टर होंगे। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर आपकी इकोनॉमिक बेस यानी कि अगर आपका सिस्टम ऑफ इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन पे बेस करता है, अगर उसमें आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपकी इकोनॉमी बेस करती है, तो जो आपका सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी प्राइवेटाइज्ड होगा। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी पॉलिटिक्स, ये तमाम आपके सेक्टर्स प्राइवेटाइजेशन पर ही बिलीव करेंगे। तो जिस तरह की इकोनॉमिक बेस होगी वैसा ही आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने मुल्क से इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो भुट्टो का जो टाइम था 1970s में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट ओवरटेक की, तो उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि देखा जाए तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। यानी कि जो इकोनॉमिक बेस है, जो इकोनॉमिक फाउंडेशन थी सोसाइटी की, उसको नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइजेशन पर उसकी बेसिस रखी गई।
जिसके रिज़ल्ट में फिर क्या हुआ, आपके तमाम सेक्टर्स को नेशनलाइज कर दिया गया। आपका हेल्थ सेक्टर भी नेशनलाइज हो गया, आपका एजुकेशन सेक्टर भी नेशनलाइज हो गया, आपकी इंडस्ट्रीज़ भी नेशनलाइज हो गई। तो जैसा आपका इकोनॉमिक बेस होगी वैसे ही आपका सोशल सुपर स्ट्रक्चर होगा। फिर मार्क्स ने एक और थ्योरी भी दी, एक और कॉन्सेप्ट भी दिया जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन। थ्योरी ऑफ एलियनेशन क्या है? एलियन हम किसको कहते हैं? एलियंस हम कहते हैं ना जो हमारे जैसे क्रिएचर्स नहीं होते, जो हमसे डिफरेंट होते हैं, जिनसे हम इंस्ट्रेंज्ड फील करते हैं। तो थ्योरी ऑफ एलियनेशन क्या है? मार्क्स के अकॉर्डिंग जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है, या जिसको हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म का सिस्टम है, इकोनॉमी जो है जब आपकी कैपिटलिज्म पे बेस करती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ लोग होते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई अगर फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का कोई ओनर होगा जो उस फैक्ट्री के रिसोर्सेज को और उस तमाम सिस्टम को पोजेस करता होगा, ओन करता होगा, और वो फिर लोगों को हायर करता है ताकि वो उसकी जो भी उसकी फैक्ट्री है, जो भी उसका इंडस्ट्री है, उनको वो रन कर सकें। और ये जो लेबर होती है, ये जो वर्कर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करते हैं। कैपिटलिस्ट नॉर्मली इनकी लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको चीप लेबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी आपकी XYZ किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, उधर किसी चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में मेजर रोल तो लेबर प्रोड्यूस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, बिकॉज़ वो अपनी एफर्ट, अपनी लेबर, अपनी मेहनत से वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ की प्राइस पे कि वो चीज़ कितने की बिकेगी, उस पे उनका कोई इख्तियार नहीं है। दे हैव नो से इन द प्राइस रेगुलेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अगर कोई चीज़ जिसका आप कह लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है वो 500 का आ रहा है, एक हाइपोथेटिकल सी अगर हम एग्जांपल लें, और उसके अंदर लेबर जो है वो अपनी एफर्ट के थ्रू उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करने के बाद अगर उस फैक्ट्री का ओनर उस चीज़ को चाहे तो 2500 में बेच दे, चाहे तो 3000 में बेच दे, ये अब उसके डिस्पोजल पे होता है, उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी जुरिस्डिक्शन है। इसमें लेबर की जो वर्कर्स हैं उनकी कोई से नहीं होती, उनकी कोई वर्थ नहीं होती। उनको एक फिक्स्ड वेज मिलनी होती है जो कि उनकी मेहनत से कम होती है, यानी कि उनकी लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब जब आपने एक चीज़ प्रोड्यूस की है, उसमें अपनी मेहनत, अपना एफर्ट पुट किया है, बट उसकी प्राइस रेगुलेशन में आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाएगी, तो आप उस चीज़ से एलियनेट हो जाएंगे। आपके साथ उस चीज़ की कोई उनसियत नहीं रहेगी। आपने उसमें अपनी लेबर, अपना एफर्ट तो पुट इन किया है, बट यू हैव नो डिसीजन मेकिंग पावर ओवर दैट प्रोडक्ट, एंड दिस इन टर्न विल एलियनेट यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। एक तो हो गया एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ है एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जाती है, आप मेहनत करते हैं ताकि आप अपनी जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर यही है कि इंसान जो है वो हिलता जुलता रहता है, काम करता है, उसकी नेचर में, उसकी फितरत है काम करते रहना। तो ये जो एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक तरह से ह्यूमन नेचर को ग्रेटिफाई करने का एक प्रोसेस होता है। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, आप इससे भी एलियनेट हो जाते हैं। वो भी आपके लिए एक बस मजबूरी के तौर पे रह जाता है, क्योंकि आपको एक मिनिमम वेज मिल रही है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक है वो चाहे करोड़ों का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, आपको उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी वेज, आपकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ेगी प्रॉफिट के साथ। हाँ, कम ज़रूर करेगा, जब उसको प्रॉफिट में कमी होगी तो वो आपकी सैलरी को कम ज़रूर करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। फिर एक और चीज़, एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमन नेचर। जब आप प्रोडक्ट से एलियनेट हो गए और जब आप प्रोडक्शन के प्रोसेस से एलियनेट हो गए, तो फिर अल्टीमेटली आप अपनी ह्यूमन नेचर से भी एलियनेट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक चीज़ को, अपने काम को इंजॉय नहीं कर रहे, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप प्रोडक्शन के प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप उससे एलियनेटेड हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है आपका उससे भी कोई वाबस्तगी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप अपनी ह्यूमन नेचर से एलियनेट हो जाते हैं। एंड एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स एज वेल। जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, यहाँ लोग मशीन्स की तरह काम करते हैं, उनके आपस में कोई इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं होते, एक रूटीन फॉलो हो रही होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। आप जाते हैं, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, एंड देन यू कम बैक होम टायर्ड। आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशंस बिल्ड करने का, आपके पास एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने का आपके अंदर कोई वो टेंडेंसी ही नहीं रहती, राइट? सो उससे क्या होता है कि आप दूसरे वर्कर्स से, अपने कोलीग्स से भी एलियनेट हो जाते हैं। तो ये थेरी है, थेरी ऑफ एलियनेशन, जो कि कार्ल मार्क्स ने दी, जिसके अंदर उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज़ किया है, और इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं, ये इंसानों को उनकी नेचर से अलग कर रही हैं, इंसानों को डीह्यूमनाइज कर रही हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कार्ल मार्क्स ने हाईलाइट की वो थी क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने क्या कहा? उनका ये मानना था कि सोसाइटी, जो कि हमें पता है इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम, एक वक्त था जब हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थीं, और उन सोसाइटीज़ को बड़ा इगैलिटेरियन सोसाइटी कंसिडर किया जाता है कि उनमें इक्वालिटी थी, क्योंकि आपने नेचर से एक्सट्रैक्ट करना था, हंट करना था। आप रोज़ अपने घरों से निकलते थे, घर तो होते ही नहीं थे ना, अव्वल परमानेंट सेटलमेंट्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप एक जगह टेम्परेरली रिजाइड करते थे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, और फिर आप अगली जगह मूव कर जाते थे। जब हम बात कर रहे हैं हंटिंग एंड गैदरिंग की, तो वो तो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो गई ना, बिकॉज अगर आपने हंट करना है, आपने शिकार पे निकलना है, तो जो एक परिंदा है जिसको आपने शिकार करना है, या कोई और एनिमल है, उसने ये तो नहीं देखना कि आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं या आप इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं। अब ये तो आपकी हंटिंग कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर, कितना इफ़ेक्टिवली हंट कर सकते हैं और अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं। सो ये जो आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जिनको हंटर गैदरर सोसाइटीज़ कहा जाता है, वो इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ कंसिडर की जाती थी, इक्वालिटी की बेसिस पर बिल्ट हुई हुई थी। फिर क्या हुआ कि फिर एग्रीकल्चरल फेज़ में हम एंटर हो गए, और एग्रीकल्चरल फेज़ में परमानेंट सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक जगह रिजाइड करना पड़ेगा। जब एक जगह आपने रहना शुरू किया तो एक कम्युनिटी डेवलप हो गई। अब कुछ लोगों ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करना शुरू कर दिया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ें थी? लैंड भी हो सकता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में स्लेव्स भी हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इनिशियली, बल्कि अभी भी बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, हमारे अपने मुल्क में एग्जिस्ट करता है। तो स्लेव्स जो ओन करते थे
वो उनके लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही थे ना वो स्लेव्स। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपका एग्रीकल्चरल फेज है, जो आपका एग्रीकल्चरल इरा है, कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट प्रैक्टिसेस वहीं से स्टार्ट हो गई थी। देन हम मूव ऑन किए टू द इंडस्ट्रियल इरा या इंडस्ट्रियल फेज ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था, इसमें आपकी ये जो क्लास डिवीज़न है ये मज़ीद बढ़ गई, मज़ीद स्ट्राइकिंग हो गई। सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड हो गई। कार्ल मार्क्स ने दो क्लासेस को हाईलाइट किया, एक थी बर्जुआजी क्लास और एक थी प्रोलेटरिएट क्लास। बर्जुआजी क्लास आपकी वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, वो एलिटिस्ट क्लास थी जिसको हम कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे। वेयर एज जो आपकी प्रोलेटरिएट क्लास है उसमें आपकी वर्किंग क्लास आ जाती है, आपकी लेबर क्लास आ जाती है, जो कि मिनिमम वेजेस की बेसिस पर मिनिमम वेजेस के रिटर्न में अपनी लेबर सेल कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को फ़ायदा देता है, सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देता है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। वो अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करते जाते हैं दिन ब दिन, मगर जो वर्किंग क्लास है उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ही की जाती है। तो क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक वक्त आएगा जब ये प्रोलेटरिएट क्लास इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगी कि उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और जिस दिन वर्किंग क्लास में ये रियलाइजेशन आ गई, उनको ये अवेयरनेस आ गई, उनको ये कॉन्शियसनेस आ गई, उस दिन एक रेवोल्यूशन आएगा। वर्किंग क्लास एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी और वो इस सिस्टम को ख़त्म कर देगी। ये जो आपका कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है, कार्ल मार्क्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये ख़त्म हो जाएगी वेरी सून, क्योंकि जो आपकी क्लास स्ट्रगल है, जो आपकी वर्किंग क्लास है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगी कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। मगर वो रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया। वो जो कम्युनिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया था वो अब तक नहीं आ सका। और वो क्यों नहीं आ सका, इसका जवाब हमें मिलता है दो मज़ीद फ़िलासफ़र्स की आइडियोलॉजीज़ में, जिनमें से एक का नाम है लेनिन और एक है एंटोनियो ग्राम्ची। हम अपनी अगली वीडियोज़ में लेनिन और एंटोनियो ग्राम्ची की फ़िलासफ़ी पर भी बात करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे कि कार्ल मार्क्स ने जो चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि एक क्लास रेवोल्यूशन आएगा, वर्किंग क्लास जाग जाएगी और अपनी एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए एक रेवोल्यूशन लेकर आएगी, वो रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ सका।